नमस्कार दोस्तों, भ्रम राक्षस पॉडकास्ट की डरावनी कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो सच्चा अनुभव सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है भ्रम राक्षस और यह अनुभव हमें अमित शर्मा जी ने भेजा है। तो आइए हमेशा की तरह बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरा अपना अनुभव है। इस अनुभव ने मुझे उन चीजों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। इस दुनिया से बाहर की वे शक्तियां जिनके बारे में हम अक्सर किस्से और कहानियों में सुनते आए हैं। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। इस घटना से पहले मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक नई जगह पर जाना पड़ा था। यह एक सड़क बनाने का प्रोजेक्ट था और इसके लिए मुझे अपने घर से दूर एक गांव में रहना जरूरी था। प्रोजेक्ट बड़ा था और इसे कम से कम समय में पूरा करना था। करीब 1 महीने तक इस प्रोजेक्ट पर काम चलने वाला था। उसी दौरान स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थीं, तो मैंने अपनी पत्नी संजना को अपने साथ ले जाने और वहां रहने का फैसला किया। गांव जाने से कुछ दिन पहले मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां के लोगों से जान पहचान करने चला गया। प्रोजेक्ट के काम में मुझे गांव वालों की मदद की जरूरत थी। जब मैंने गांव के सरपंच से अपने रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे गांव के अंदर एक छोटा सा घर दिया। घर बहुत ही छोटा था और वहां रहने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यह बस 1 महीने की बात है, एडजस्ट कर लूंगा। उसी दोपहर जब मैं सरपंच जी के साथ प्रोजेक्ट की जगह का मुआयना करने गया, तब मेरी नजर गांव के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में एक घर पर पड़ी। पेड़ों की छांव में छिपा हुआ एक घर गांव से दूर अपनी अलग पहचान दिखाता हुआ। मैंने सरपंच जी से पूछा, यह घर किसका है? सरपंच जी ने पेड़ों में छिपे उस घर को देखा और कुछ देर तक बस उसे देखते रहे। एकदम खामोशी छा गई। उनकी नजरें उस घर पर टिकी हुई थीं। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी नजर हटाई और सिर हिलाते हुए संकेत में ना कहा। वह आगे बढ़ने लगे। मैंने भी उस घर को एक बार फिर देखते हुए उनके पीछे चलते हुए पूछा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? सरपंच जी ने बड़ी शांति से कहा, वहां कोई नहीं रहता, वह घर सालों से बंद पड़ा है। यह सुनकर मेरे मन में अचानक उस घर में रहने का ख्याल आ गया। मैंने फिर से सवाल किया, क्या मैं वहां रह सकता हूं? वह चुपचाप भारी कदमों के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। शाम को शहर के लिए निकलने से पहले मैं एक बार फिर सरपंच जी के घर चला गया। मैंने कुछ देर प्रोजेक्ट के विषय में उनसे बातचीत की और फिर अलविदा कहा, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही दोपहर वाला सवाल घूम रहा था। मैंने उनकी ओर देखकर फिर पूछा, क्या मैं पहाड़ी के पास वाले घर में रुक सकता हूं? खुद ही किए गए सवाल पर सफाई देते हुए मैंने आगे कहा, मतलब प्रोजेक्ट का काम भी वहीं पास में चल रहा है, तो वहां आना जाना और प्रोजेक्ट पर ध्यान देना आसान रहेगा। उन्होंने एक बार नीचे देखा, फिर नजर उठाकर बोले, उस घर का मालिक कुछ साल पहले अचानक उसे छोड़कर चला गया था। तब से वह घर खाली पड़ा है। गांव के लोग उस घर को पसंद नहीं करते। मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बस 1 महीने की तो बात है। शायद मैंने उन्हें उनकी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने धीरे से हाँ में सिर हिलाकर मुझे वहां रहने की सहमति दे दी और इस तरह मैं उस बंद पड़े घर में रहने की अनुमति मिल गई। उस घर की चाबी सरपंच जी के पास थी, तो उन्होंने कहा कि वापस आने पर मैं उनसे चाबी ले जाऊं। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मेरा 4-5 बार गांव में आना जाना हुआ। इसी बीच मैंने सरपंच जी से चाबी लेकर अपने पास रख ली। जब मैं गांव आने जाने लगा तो वहां के लोगों को पता चल गया कि मैं उस घर में रहने वाला हूं। इसके बाद कुछ गांव वाले मुझे उस घर से दूर रहने की सलाह देने लगे। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, साहब वह घर श्रापित है, उसमें एक अजीब शक्ति है, इसलिए वहां मत रहिए। उनकी बातों पर मुझे हंसी आ रही थी। मुझे साफ समझ आ रहा था कि वे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं सोच रहा था, छोटे लोग हैं तो छोटी बातें करेंगे। मुझे बस इतना पता था कि वह जगह और वह घर मुझे बहुत पसंद आया। चाबी लेने के बाद मैं 2-3 बार वहां जाकर आया था
वह घर मुझे काफी अच्छा लगा। ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से घिरा हुआ, पुरानी ईंटों और पत्थरों से बना एक बड़ा सा घर, पुरानी सागौन की लकड़ी और खपरेल की छत। पीछे की तरफ एक कुआं, एक लॉन और एक बड़ा सा फैला हुआ पीपल का पेड़। एक ऐसा घर जिसे कोई भी देखते ही पसंद कर ले। मुझे लग रहा था कि यह सब बातें गांव वाले सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे प्रोजेक्ट में कोई बाधा डाल सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सभी घटनाओं की शुरुआत उसी घर से होगी। आखिरकार गांव वालों के विरोध के बावजूद मैं अपनी पत्नी संजना के साथ उस बंद पड़े घर में रहने आ गया। हमने अपना जरूरत का सारा सामान घर में रखवा दिया। संजना और मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। उसने हमेशा मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया था। वह सब कुछ जानने के बाद भी बिना किसी सवाल के वहां रहने के लिए तैयार हो गई। उसने उस घर को पहली ही नजर में देखकर पसंद कर लिया था। पहाड़ी के तलहटी के पास बसा हुआ घर, खपरेल की छत से बना वह घर दिन में बेहद सुंदर दिखता था। घर में एक बड़ा सा दरवाजा, बीचों बीच एक खुली जगह, उसी जगह से सटे 3 कमरे और पीछे की तरफ रसोई थी। दरवाजे के बाहर कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। यह एक बेहद खूबसूरत जगह थी जिसे देखकर किसी को भी उससे प्यार हो जाता। हमें वहां रहते हुए 4-5 दिन हो गए थे। मेरा पूरा वक्त काम के सिलसिले में बाहर गुजरता और संजना पूरे दिन घर पर अकेली रहती थी। हालांकि उसने वहां रहने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन 4-5 दिन बाद जब मैं काम से घर आया तो वह मुझसे कुछ बातें बताने लगी। पता नहीं क्यों, पर कल घर में घूमते वक्त मुझे कुछ अजीब लग रहा था। आसपास कहीं से कुछ गुनगुनाहट जैसी भारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोपहर में मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं और आराम से सो रही थी, लेकिन फिर भी बार बार कहीं से हल्की हल्की हवा का झोंका आकर मुझे छू जाता था। आज दोपहर को भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद गांव की एक महिला मुझे सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने घर के पास आने से साफ मना कर दिया, इसलिए मैं खुद उसके पास चली गई। तब उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले इस घर में एक ब्राह्मण आदमी रहता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। तब से इस घर के आसपास कुछ अजीब मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं। संजना की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि गांव वालों ने उसके दिमाग में भी भूत प्रेत की कहानियां भरनी शुरू कर दी हैं। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उससे बोला, संजना, इस मकान के पास की जमीन पर अब सड़क बन रही है। भविष्य में यहां और बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इन लोगों को पता है कि इस जगह की कीमत भविष्य में बहुत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि ये लोगों की नजर इस मकान और इसके आसपास की जमीन पर है। ये लोग झूठे दस्तावेज बनाकर इसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर ऐसी बातें कहकर हमें इस जगह से दूर करना चाहते हैं। इन्हें डर है कि मैं एक सरकारी आदमी हूं। अगर मैंने अपनी रिपोर्ट में इस जगह का जिक्र कर दिया तो सरकार इस जगह को अपने कब्जे में ले लेगी। बस इतनी सी बात है। मेरी इस बात पर संजना सोच में पड़ गई। उसने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरी बात सुनती रही। शायद वह समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस रात आधी रात के करीब 3 बजे किसी अजीब से शोर ने मेरी नींद तोड़ दी। मैंने बगल में देखा तो संजना आराम से सो रही थी। आवाज शायद घर के पीछे के आंगन से आ रही थी। मैंने सोचा कहीं बीच रात कोई घर के अंदर तो नहीं घुस आया। ये देखने के लिए मैंने बगल में रखी लालटेन जलाई और कमरे से बाहर चला गया। उस समय घर की लाइट चली गई थी। जैसे ही मैं पीछे की ओर जाने लगा, वह आवाज मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। रात के कीड़ों की किरकिर जैसी आवाज, एक अजीब सी घुरघुराहट और उन सब के बीच एक लयबद्ध मंत्रोच्चार की आवाज। उस आवाज ने मुझे डरा दिया। मैं दरवाजे पर ऐसे ठिठक कर खड़ा हो गया मानो उस आवाज ने मुझे वशीभूत कर लिया हो। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां पुतला बनकर खड़ा रहा। करीब 5:30 पर संजना ने मुझे हिलाकर होश में लाया। तब भी मैं उसी स्थिति में था। दाहिने हाथ में लालटेन लेकर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए खड़ा था। जैसे ही संजना ने मेरे हाथ को छुआ, मैं अचानक होश में आ गया। लेकिन उस रात जो हुआ उसे मैं भुला नहीं सका। संजना के स्पर्श ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी देर से वहीं खड़ा था।
उसने मुझसे पूछा, तुम इस तरह खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि मैंने क्या महसूस किया था। शायद अगर मैं तब उसे कुछ बता देता तो वह और भी डर जाती। उसके मन में घर के बारे में जो भी विचार थे उन्हें और हवा मिल जाती। यही सोचकर मैं शांत रहा और उससे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ा था। फिर मैंने लालटेन उसके हाथ में थमा दी और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही घुरघुराहट और मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। वह अजीब सी कर्कश आवाज मेरे कानों में बसी हुई थी। मैंने अपने कान जोर से बंद कर लिए और उसी जगह पर बैठ गया। इसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं उठा तो देखा संजना का घर का सारा काम हो चुका था। आज उस घर में हमारा 7वां दिन था, लेकिन हमें हो रहे डरावने एहसास कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। संजना के साथ साथ मुझे भी यह एहसास होने लगा था कि उस जगह पर कुछ तो है। उस घर के आसपास कोई चीज थी जो लगातार मंडरा रही थी। उसकी आवाजें कभी कभी साफ सुनाई देती थीं। हालांकि मेरे समझाने के बाद संजना ने कभी भी इन एहसासों के बारे में मुझसे बात नहीं की और ना ही उसे पता था कि मुझे भी वही सब महसूस हो रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है। शुक्रवार का दिन था। रात के समय संजना घर के पीछे के आंगन में चूल्हे के पास बैठकर मटन पका रही थी। उसके हाथ के मटन का स्वाद अलग ही होता था जो मुझे बहुत पसंद था, और चूल्हे पर बने हुए मटन का स्वाद तो और भी खास होता था। संजना ने गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां बनाई थीं। मटन की महक पूरे घर में फैल रही थी। जैसे ही वह खुशबू मेरी नाक में पहुंची, मेरे पेट में भूख जोर से उठी। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कब वह मटन लाएगी और कब मैं उसे खाऊंगा। आखिरकार 1 घंटे बाद संजना ने मुझे आवाज दी। मैं अपनी कुर्सी से उठकर रसोई घर में बैठ गया। रात के करीब 8 बजे होंगे। संजना चूल्हे से उठी और मटन का बर्तन लेकर संजना अंदर आ गई। उसने मेरे लिए एक प्लेट तैयार की। मैं खाने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी हमें एक गड़गड़ाहट और घुरघुराहट की आवाज सुनाई दी। संजना को भी वही आवाज सुनाई दी। हम दोनों उस आवाज को सुनकर बुरी तरह डर गए। उस समय घर में हमारे अलावा कोई नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में कोई अदृश्य रूप से हमारे आसपास मौजूद है। यह पहली बार था जब हमें उस किसी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। भूख अब डर में बदल गई। जब मैं वहां से उठने वाला था तभी घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। एक पल के लिए हम दोनों के शरीर कांप उठे। हमने एक दूसरे की ओर देखा। संजना के चेहरे पर मैं घबराहट साफ देख सकता था। अब मुझे ही हिम्मत दिखानी थी। वह दस्तक घर के पिछले दरवाजे पर हो रही थी। मैंने वहीं से आवाज लगाई, कौन है? कौन है? कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर से घुरघुराहट और थपथपाने की आवाजें शुरू हो गईं। हमारे शरीर कांपने लगे। संजना ने घबराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं थाली से उठकर दरवाजे के पास चला गया। मेरे सामने केवल पीपल का पेड़ और पास ही चूल्हे के दहकते अंगारों के अलावा कुछ भी नहीं था। हवाएं तेज बह रही थीं। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज बहुत तेज हो गई थी। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह घुरघुराहट की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वही आवाज जो पहले घर के अंदर अस्पष्ट सुनाई देती थी, अब बाहर साफ सुनाई दे रही थी। मैंने संजना को आंखों के इशारे से दूर रहने को कहा और मैं पीपल के पेड़ के पास पड़ा एक बड़ा पत्थर पर चढ़ गया। वह घुरघुराहट की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए ऊपर देखा। उस पल मैंने पीपल के पेड़ की एक डाली पर उल्टा लटका हुआ झूलता हुआ शव देखा। वह दृश्य देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। वह शव बहुत अजीब लग रहा था। उसे देखकर मैं सुन्न हो गया, मानो मेरे शरीर पर मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं था। मेरे ठीक सामने एक गंजा सिर था और उस सिर के पीछे घने बालों की जड़ जैसा कुछ लटक रहा था। उसका सफेद चेहरा, लाल चमकती आंखें और घुटनों तक नीचे खींची हुई धोती वाला शरीर बहुत डरावना था। वह शव मंदिर की घंटी की तरह एक लय में हिल रहा था। मैं सिर उठाए एक पुतले की तरह उसे देख रहा था।
अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। यह सोचते ही मैं लड़खड़ाया और पीछे पत्थरों पर गिर पड़ा। मुझे गिरते देख संजना दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। मैं लगभग बेहोश हो गया था। उसने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का और मुझे होश में लाया। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वह दृश्य अभी भी नहीं हट रहा था। मैंने एक शव को हिलते हुए देखा था। यह सोचते हुए मैंने संजना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर के अंदर लाया और पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। घर के अंदर आने पर संजना बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता सकता था। अगर मैंने उसे बता दिया तो वह और भी डर जाती। शायद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। यही सोचकर मैं चुप रहा। अगले दिन संजना अचानक बीमार पड़ गई। सुबह से वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे तेज बुखार था। उस दिन मैंने काम से छुट्टी ले ली और अपनी माँ को फोन कर घर बुला लिया। फोन पर बात करते हुए मैंने उन्हें घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। अंत में मैंने उन्हें पिछली रात वाली घटना भी बताई। जब मैं माँ को यह सब बता रहा था, तब भी मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी माँ ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी। उनके शरीर में देवी का आशीर्वाद आता था। हमारी गांव की देवी, ग्राम देवी, जिनकी वह हर समय पूजा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जिनके शरीर में भगवान का प्रवेश होता है, वे बाहरी चीजों को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जब मैंने फोन पर माँ को सारी बातें बताईं, तो घटना की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने उसी दिन हमारे पास आने का फैसला किया। अंधेरा होने से पहले माँ हमारे घर पहुंच गईं। उनके गले में तुलसी की माला थी और शरीर पर लाल और हरे रंग की साड़ी लिपटी हुई थी। जैसे ही माँ घर के अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी बदबू उनकी नाक में घुस गई। माँ तुरंत कुछ कदम पीछे हट गईं और 13 कदम पीछे कुछ कदम चलने के बाद माँ वहीं पर रुक गई। कुछ देर तक वह बस खड़ी रही। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कुछ किया और उल्टे पैर ही घर में दाखिल हो गई। मुझे नहीं पता था कि माँ यह सब क्यों कर रही थी, लेकिन वह हमेशा ही ऐसी अजीब चीजें करती थी। माँ के चेहरे के भाव देखकर मुझे डर लगने लगा था। अगर यह कोई चोर या इंसान होता तो शायद मैं उससे भिड़ जाता और उसे इस जगह से भगा देता। लेकिन यहाँ जो कुछ था वह अजीब था। यह दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सब होने के बाद गांव में किसी को यह सब बताने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल जाता तो मेरी बदनामी हो जाती। उन्होंने पहले ही मुझे इस घर के बारे में चेतावनी दी थी। गांव वालों ने मुझे इस घर और यहाँ के अजीब एहसासों के बारे में पहले ही आगाह किया था। माँ के आने से मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। संजना और मैं एक तरफ बैठ गए। तब माँ ने अपने पास रखा कुछ भस्म संजना के माथे पर रगड़ा। फिर एक बोतल से कुछ पानी उसके शरीर पर छिड़का। पानी छिड़कने के साथ ही संजना के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं यह सब देखता रह गया। हालांकि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि इस दुनिया में एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, जिसे हम भगवान मानते हैं। शायद माँ ने जो कुछ किया उससे संजना पर असर हुआ। सुबह से बेजान पड़ी संजना अब उठकर बैठ गई थी। मैंने माँ से फिर उसी विषय में थोड़ी बातचीत की। रात को माँ ने खिचड़ी बनाई। हम तीनों ने खाना खाया। खाने के बाद माँ ने हमें कमरे के अंदर जाने को कहा। फिर माँ ने हमारे कमरे के चारों ओर कुछ पानी जैसा छिड़का। माँ ने संजना को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, रात को कमरे का दरवाजा बंद मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक तुम में से कोई भी इस पानी की रेखा को लांघकर बाहर नहीं आएगा। संजना और मैंने माँ को विश्वास दिलाया और फिर रात के अंधकार में एक और यात्रा शुरू हो गई। रात करीब 3 बजे के आसपास हमें फिर वही मंत्र जैसी आवाज सुनाई देने लगी। आज उस आवाज की तीव्रता और भी बढ़ गई थी। पूरे घर में फैली उस आवाज ने डर की एक लहर दौड़ा दी। माँ जाग गई और उठकर हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। संजना और मैं भी जाग चुके थे। वह आवाज घर के पीछे से आ रही थी। माँ आवाज की दिशा में चली गई और ध्यान से उसे सुनने लगी। कुछ देर बाद माँ वापस आई और मेरे पास बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, यह कुछ अजीब है, हमें झा को बुलाना होगा, केवल वही इसका समाधान कर सकता है।
जैसा कि तुमने मुझे बताया था, मैंने घर के पीछे भी पवित्र जल छिड़का था। कोई भी राक्षसी या पिशाच शक्ति इसे भेद नहीं सकती, लेकिन अगर यह शक्ति इसे पार कर सकती है तो यह हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। माँ ने आगे कहा, इससे निपटने के लिए हमारे पास अघोरी विद्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम आज रात ही ओझा को बुलाएंगे और जो कुछ हुआ है वह सब उसे बताएंगे। देखते हैं क्या होता है। मैं चुपचाप माँ की सारी बातें सुन रहा था। मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए माँ जो कुछ भी कह रही थी मैं बस मान गया। रात के करीब 10 बजे ओझा तांत्रिक हमारे घर आ गए। उनका सांवला चेहरा, चमकती आंखें, क्षीण शरीर और शरीर पर काले कपड़े, उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वह किसी रहस्यमयी विद्या के स्वामी हैं। जैसे ही ओझा घर में दाखिल हुए, मैंने उनके बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। उनके बगल में संजना, माँ और मैं बैठ गए। हमने उन्हें वह सब कुछ बताया जो पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ हो रहा था। उन्होंने हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे लगता है कि यह कोई राक्षसी शक्ति हो सकती है, लेकिन यह किसी अतृप्त आत्मा की गंध है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, हम आधी रात को ठीक 2 बजे पूजा शुरू करेंगे। जब वह शक्ति जागृत होगी, हम उसे बुलाएंगे और पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए। उसके बाद ही हम कोई समाधान निकाल पाएंगे। माँ ने बिना कुछ सवाल किए उनकी बातों पर सहमति जताई। सच कहूं तो इतनी जल्दी जल्दी हो रही घटनाओं ने मुझे इतना उलझा दिया था कि मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। मैं बस इन घटनाओं के साथ बहता चला जा रहा था। मुझे अपने आप पर तरस आने लगा था कि आज मैं इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन उस रात पीपल के पेड़ पर जो कुछ मैंने देखा था उसे मैं झुठला नहीं सकता था, और उसी घटना ने मुझे यह सब करने पर मजबूर कर दिया था। ओझा ने पूजा का सारा सामान तैयार किया। आधी रात को ठीक 2 बजे कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और बस धोती पहनकर हवन के सामने बैठ गए। संजना और माँ दरवाजे की चौखट पर बैठी और मैं ओझा के पास रसोई में था। ओझा ने रसोई का पिछला दरवाजा खोला और बीच में कुमकुम से एक घेरा बनाया। उसमें 11 नींबू, 2 नारियल रखे और एक छोटा सा हवन शुरू किया। हवन शुरू होते ही पूरे घर में कपूर की महक फैल गई। ओझा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर झप करना शुरू कर दिया। घड़ी की सुई धीरे धीरे 3 की ओर बढ़ रही थी। 3 बजाने में कुछ ही समय बाकी था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ओझा की आवाज और ऊंची होती जा रही थी। हम सभी हाथ जोड़े अगल बगल बैठे उस अघोरी प्रक्रिया को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ओझा के मंत्रों के साथ साथ एक कर्कश आवाज सुनाई देने लगी। वह मंत्र जो ओझा जप रहे थे, वही मंत्र उसी लयबद्ध स्वर में बाहर से सुनाई देने लगा। इस आवाज को सुनते ही मुझे उस रात की घटना याद आ गई। ओझा ने हवन में समिधा डालकर उस शक्ति का आवाहन किया, लेकिन वह शक्ति सामने आने को तैयार नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि पीपल के पेड़ पर कोई अस्पष्ट आकृति बैठी हुई है जो झूम रही है और मंत्रों का जाप कर रही है। यह देखकर आखिरकार ओझा ने एक दूसरा उपाय करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पास रखा एक तेज चाकू उठाया, उसकी धार को सामने रखे नींबू पर रखा और उसे हवा में ऊपर उठाते हुए नींबू पर वार किया। तभी हवा का एक तेज झोंका दरवाजे से अंदर घुस गया, इतना तेज कि हवन की आग बुझ गई। वहां कुछ था जो बहुत जोर से ओझा की पीठ से टकराया। ओझा दर्द से तिलमिला उठा और हवन के अंदर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर जोर से लात मारी हो। वह लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर वह सामने के दरवाजे से बाहर भाग गया। उसी क्षण हमने एक विकृत हंसी की आवाज सुनी। हम सब चुपचाप बैठे रहे और ओझा को भागते हुए देखते रहे। माँ ने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया। पीपल से आ रहा शोर धीरे धीरे कम होने लगा। वहां जो कुछ हुआ उससे हम इतने सदमे में थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। हम में से कोई भी रात भर सो नहीं सका। सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने सांस रोककर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से ही सवाल किया, क्या अमित कुमार घर में हैं? आवाज सुनकर मैं उठकर दरवाजे पर गया।
देखा तो गांव के सरपंच खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। संजना उठकर चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। सरपंच ने घर के चारों ओर एक नजर दौड़ाई। ओझा तांत्रिक का पूजा का सारा सामान अब भी रसोई में उसी तरह पड़ा हुआ था। मैंने रसोई का दरवाजा खींच लिया ताकि वहां जो कुछ हुआ था वह सरपंच को दिखाई न दे, लेकिन उनके चेहरे के भाव से साफ लग रहा था कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अमित जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रात को ओझा तांत्रिक मेरे घर आया था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि यहाँ क्या हुआ है। दरअसल मुझे आपको यह सब बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मैंने इसे टाल दिया। इस घर में रहने वाला आदमी अचानक इसे छोड़कर चला गया था। तब से यह घर ऐसे ही खाली पड़ा है। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को अक्सर मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए गांव के लोग इस घर के पास आने से भी डरते हैं। सरपंच जी की बातें सुनकर मुझे याद आया कि गांव वालों ने मुझे पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी। मैंने सरपंच जी से कहा, सर, अब आपको यहाँ जो कुछ हुआ है वह सब पता चल गया है, लेकिन अगर गांव वालों को यह पता चल गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं अचानक से घर छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन अगर इस घर में ही रहा तो यह भी आसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है और आगे क्या करना चाहिए। कृपया हो सके तो हमें कोई रास्ता बताइए। मैं बात कर ही रहा था कि संजना चाय लेकर आ गई। सरपंच जी ने चाय का कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, मैं एक महाराज को जानता हूँ। पिछली बार उन्होंने गांव में एक ऐसी ही घटना को सुलझाया था और संयोग से आज चंद्र ग्रहण है। इस दौरान ऐसी पिशाच शक्तियों को काफी ताकत मिलती है। सरपंच जी ने कहा, मैं आज दोपहर को ही महाराज को फोन कर यहाँ बुला लेता हूँ। उन्हें इसका उपाय जरूर पता होगा। चाय खत्म कर सरपंच जी उठकर चले गए। मैंने पलटकर संजना की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माँ उठी, सफाई की और नहा धोकर भगवान की पूजा करने बैठ गई। घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी चुपचाप थे। डर का साया पूरे घर में था। काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वे सारे ख्याल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। तभी मेरा फोन बजा। सरपंच जी का फोन था। मैं घर के बाहर गया और फोन उठाया। सरपंच जी ने कहा, बस कुछ ही देर में मैं महाराज जी के साथ आपके घर आ रहा हूं। और इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। उसी समय मुझे अचानक से एक अर्जेंट काम आ गया। मुझे प्रोजेक्ट साइट पर जाना पड़ा। जल्दी जल्दी काम निपटाकर मैं तुरंत घर लौट आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि एक कुर्सी पर सरपंच जी और लगभग 40 वर्षीय एक सज्जन बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके गले में तुलसी की माला और कुछ अलग अलग मालाएं थीं। माथे पर अष्टगंध का टीका और चेहरे पर तेज था। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि यही महाराज जी हैं। घर में प्रवेश करते ही मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और उनका अभिवादन किया। संजना ने मेरी कुर्सी उनके पास रख दी और मुझे पानी का गिलास दिया। हमने कुछ देर एक दूसरे को देखा। फिर सरपंच जी ने कहा, मैंने महाराज जी को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने आज रात इसका उपाय करने का वादा किया है, इसलिए अब आप सभी निश्चिंत हो जाएं। जैसे ही मैंने महाराज जी की ओर आदर भाव से देखा, वह धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने जो कुछ सुना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन आपने इस घर में मांस पकाया था, उसी दिन से यहाँ कोई शक्ति जागृत हुई है। उन्होंने कहा, उसने अभी तक आपको कोई कष्ट नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में दे सकती है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सात्विक शक्ति है, तामसिक नहीं। उनकी बातें सुनकर मैंने महाराज जी से पूछा, लेकिन महाराज जी, वह है क्या? वह दिन में तो कभी दिखाई नहीं देता, बस उसका एहसास होता है और रात में पीपल के पेड़ के पास लटका हुआ दिखाई देता है। मेरी इस बात पर महाराज ने शांति से जवाब दिया, अब मैं उसके बारे में तभी कुछ कह सकता हूं जब मैं रात को उसे देखूंगा। फिलहाल महाराज ने कुछ सामान के नाम बताए और कहा, आप वह सारा सामान घर में लाकर रख दें। मैंने उनकी बात पर सिर हिलाया और उनके पास का कागज ले लिया। फिर मैं और सरपंच जी बाजार चले गए।
रात के करीब 1 बजे हम महाराज जी के साथ उस डरावने माहौल में जाग रहे थे। तभी महाराज जी ने कहा, चंद्र ग्रहण आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। मैंने जो सामान मंगवाया है उसे लेकर पीछे के आंगन में चलो, हमें वहां कुछ अनुष्ठान करना है, महाराज जी ने कहा। मैंने सिर हिलाया और हम चारों घर के पीछे आंगन में चले गए। महाराज जी ने कुछ छोटी चंदन की लकड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर एक छोटी चिता बनाई। चिता के ऊपर उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में आटे की एक गुड़िया बनाकर रखी। फिर एक छोटे बर्तन में पानी भरकर उसे उस गुड़िया के मुंह में डाल दिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनकी आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई पीपल के पेड़ से भी उसी मंत्र का जाप कर रहा हो। उस शांत वातावरण में मंत्र सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। महाराज जी ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। जैसे ही ग्रहण शुरू हुआ, उन्होंने लोटे में पानी लेकर उस गुड़िया के ऊपर से 3 बार घुमाया और गीता का 14वां अध्याय पढ़ना शुरू किया। मंत्र जाप की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही ग्रहण समाप्त होने का समय करीब आया, महाराज जी ने चिता में आग लगा दी। उसी पल पीपल के पेड़ से एक काली आकृति ऊपर उठी। हवा अचानक तेज हो गई, पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई, जिससे हमारा शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते वह आकृति हवा में घुलकर पूरी तरह गायब हो गई। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और आदेश दिया, अमित, अब इस चिता के चारों ओर 3 बार उल्टा चक्कर लगाओ। उनके आदेश के बाद मैं अपनी जगह से उठा और चिता के चारों ओर 3 बार उल्टा चक्कर लगाया। इसके बाद हम सभी वहीं बैठ गए। वह छोटी चिता करीब 1 घंटे तक जलती रही। सब कुछ शांत होने के बाद महाराज जी ने मेरी मां से एक लोटा पानी लाने के लिए कहा। उन्होंने वह लोटा अपने हाथ में लेकर मेरे सिर पर खाली कर दिया और हम सबको हाथ पैर धोकर घर के अंदर जाने को कहा। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। घर में प्रवेश करने के बाद महाराज जी ने हम सबके शरीर पर भस्म लगाई। फिर वह शांत होकर वहीं नीचे बैठ गए। मैं और मां उनके सामने बैठ गए, जबकि संजना अंदर के कमरे में चली गई। महाराज जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अमित जी, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब मुक्त हो गई है। ब्रह्म राक्षस, यह शब्द सुनते ही मां चौंक गई, लेकिन यह शब्द मेरे लिए नया था। मैंने उनसे पूछा, यह कैसा राक्षस है और आपने क्या किया कि वह यहां से चला गया? महाराज जी ने शांति से मेरी बात सुनी और फिर बोले, मरने के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की राह पर निकल जाती है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ आत्माएं इसी दुनिया में फंसी रह जाती हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, और वे जो मुक्ति चाहती हैं वह केवल जीवित लोग ही उन्हें दे सकते हैं। इसीलिए वे अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करती हैं। इस घर में एक सात्विक अविवाहित ब्राह्मण रहता था, जो पूरी तरह से भगवान की पूजा में लीन था, लेकिन उसके अंतिम समय में उस पर किसी अघोरी साधक का प्रभाव पड़ गया। उसे कुछ अघोरी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, जिनका उसने गलत उपयोग करने की सोची। उसका मन खराब हो गया था। कुछ अघोरी साधना करते समय अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह एक अकाल मृत्यु थी। उसका मृत शरीर वहीं पड़ा रहा जहां वह साधना कर रहा था। गांव वालों को यह पता नहीं था कि वह कहां चला गया। वह किसी नदी के पास बैठा था। एक दिन भारी बारिश में उसका शरीर नदी के पानी में बह गया। गांव वालों को लगा कि वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी अघोरी विद्या के कारण यह घर श्रापित हो गया। वह एक उच्च ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण था। वह रात 3 बजे अपनी पूजा प्रारंभ करता था, इसीलिए तुम्हें भी उसी समय उसकी आवाज सुनाई देती थी। जब मुझे पहली बार उसके बारे में पता चला, तभी मुझे संदेह हुआ था कि यह ब्रह्म राक्षस ही होगा, महाराज जी ने कहा। लेकिन जब मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया, तो उसकी गूंज से मैं समझ गया कि यह ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि पिशाच योनि में कोई भी इस मंत्र का जाप करने में सक्षम नहीं है। मुझे पता था कि उसके शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए यह अनुष्ठान किया। महाराज जी ने हमें जो कुछ बताया, वह सुनकर सच में हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ उसकी मृत्यु के बारे में सोचकर हमें बुरा लग रहा था,
दूसरी तरफ उसकी आत्मा को मिली मुक्ति से मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन यह पूरी घटना मेरे लिए बिल्कुल नई और उतनी ही डरावनी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।